नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हमने आयरन कैटास्ट्रॉफी के बारे में यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि आयरन कैटास्ट्रॉफी क्या होता है। अब इसके आगे का जो मटेरियल है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुछ एक मॉडल दिए गए थे, उन मॉडल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड स्वेस का जो मॉडल है, एडवर्ड स्वेस का जो मत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य परतों में विभाजित है। सबसे पहली बात तो ये है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, रासायनिक आधार पर एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य परतों में विभाजित किया है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है वो अवसादी चट्टानों की एक पतली परत के रूप में पाया जाता है जो अत्यंत कम मोटाई वाली है। इसके नीचे 3 केंद्रीय परतें पाई जाती है। स्वेस ने कहा है कि ये पृथ्वी है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो आउटर पार्ट है ये एक पतली परत से अवसादी जो चट्टानें हैं उसकी पतली परत से ढका हुआ पाया जाता है, ठीक है। उसकी ये पतली परत से ढका हुआ पाया जाता है। इस पतली परत की, ये जो पतली परत बताई है, इस पतली परत के नीचे, इस पतली परत के नीचे कितनी परतें बताई है? 3 परतें बताई है, संकेंद्रित 3 परतें बताई हैं। उन 3 परतों के बारे में जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। पहली जो परत उन्होंने बताई उसका नाम बताया उन्होंने सियाल। क्यों उन्होंने इसीलिए बताया इसका नाम, क्योंकि इस परत में जो केमिकल कंपोजिशन उन्होंने बताया वो बताया सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का। मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम जो कंटेंट है वो इस परत में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उन्होंने इस परत को सियाल नाम दिया। यह परत जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर लगभग 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एडवर्ड स्वेस के अनुसार सियाल की जो गहराई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक। इस परत की मोटाई हर जगह समान नहीं है, ये भी कहा है एडवर्ड स्वेस ने। अलग अलग जगह इसकी मोटाई अलग अलग देखने को मिलती है। इसकी जो घनत्व की बात की है वो घनत्व यहाँ पर बताया गया है एडवर्ड स्वेस के द्वारा 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्रस्ट यानी कि जो सियाल है उसका घनत्व कितना बताया है स्वेस ने? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस सियाल में पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के एसिडिक सिलिकेट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, अम्लीय सिलिकेट हम कह सकते हैं इन्हें, अम्लीय सिलिकेट पाए जाते हैं, ओके। अम्लीय सिलिकेट, सियाल में अम्लीय सिलिकेटों की बात की है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग, वो है सीमा। क्या है? सीमा। इस सीमा में उनके अकॉर्डिंग, स्वेस के अकॉर्डिंग सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है, इसीलिए सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma लेकर के उन्होंने इस परत को क्या नाम दिया? सीमा परत नाम दिया। यह जो परत है वो सियाल के नीचे पाई जाती है और इसकी मोटाई जो है वो 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी बताई? 2000 किलोमीटर तक। इस परत की जो अधिकतम गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। मोटाई ध्यान रखना 2000 किलोमीटर तक, और गहराई कितने कहाँ तक देखने को मिलती है? 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इस परत का जो घनत्व बताया गया है वो 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 2.9 से 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम
और लोहे के बेसिक सिलिकेट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सियाल में एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग कौन से सिलिकेट पाए जाते हैं? एसिडिक सिलिकेट। और सीमा में किस तरह के सिलिकेट पाए जाएंगे? बेसिक सिलिकेट पाए जाएंगे। यहाँ पर सियाल में पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के एसिडिक सिलिकेट बताए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के बेसिक सिलिकेट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा जो है वो सीमा परत से ही प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू स्वेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड परत की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्वेस, जिसे नाम दिया गया है स्वेस के द्वारा नीफे। क्या नाम दिया गया है? नीफे नाम दिया गया है। नीफे क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इस परत में निकल प्लस लोहा ये दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए निकल Ni और लोहे का हम कह सकते हैं फेरस। ठीक है, और Fe, तो टोटल मिला करके नीफे इस परत को नाम दे दिया गया है, क्योंकि इसमें निकल और फेरस की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह नीफे जो परत है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक और सेंट्रल लेयर हम कह सकते हैं, केंद्रीय परत कहलाती है। ठीक है, इस परत की जो गहराई है वो कहाँ से कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक, अर्थात 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। कुल मोटाई की अगर मैं बात करूँ या फिर व्यास की बात की जाए तो लगभग 6880 किलोमीटर का व्यास है। ध्यान रखिएगा, व्यास कितना है? 6880 प्लस गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक फैली हुई। इस परत का जो घनत्व बताया गया है एडवर्ड स्वेस के द्वारा, वो बताया गया है कि इस परत का घनत्व 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ करके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। इस परत का जो घनत्व बताया वो कितना हो जाता है? 4.75 ग्राम से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्वेस इसमें निकल और लोहे जैसी चुंबकीय धातुएं पाई जाती है। कौन सी धातुएं पाई जाती है? निकल और लोहे जैसी चुंबकीय धातुएं पाई जाती है। सिंपली ये तो बताया उन्होंने नीफे। उसके बाद में की जो परत थी वो बताई उन्होंने सीमा, और उसके बाद की जो परत बताई उन्होंने वो बताई क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर उन्होंने एक पतली सी परत और बताई है अवसादी चट्टानों की। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसे तो कहा गया उनके द्वारा सियाल, सियाल इसे कहा गया उनके द्वारा सीमा, और इसे कहा गया नीफे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्वेस हो गया। और ये है जो ऊपर वाली परत है वो हो गई अवसादी चट्टानों की परत, अवसादी चट्टान। तो सबसे पहली जो आउटर सरफेस उन्होंने बताई वो अवसादी चट्टानों की एक पतली परत है, तो उसके बाद में सियाल, उसके बाद में सीमा और उसके बाद में नीफे। ये एडवर्ड स्वेस का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विचार थे। दूसरी जो विचार है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं होम्स के बारे में। आर्थर होम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनके द्वारा जो दिया हुआ सिद्धांत था वो दिया था इन्होंने संवहनीय संवहनीय तरंग सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया था पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों में। होम्स का मत अगर हम बात करें तो होम्स ने पृथ्वी में दो परतों की उपस्थिति मानी है। जब हम ये संवहनीय तरंग सिद्धांत पढ़ते हैं उपस्थिति, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि होम्स ने पृथ्वी में दो परतों की उपस्थिति मानी है। पहली जो परत है इन्होंने कही है वो उसका नाम है क्रस्ट, और दूसरी परत जो नाम दिया है इन्होंने उसका नाम है सबस्ट्रेटम, या फिर हम कह सकते हैं अधः स्तर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अधः स्तर, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो दो परतें बताई हैं, भूपर्पटी एंड अधः स्तर। भूपर्पटी में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसमें हम सियाल परत और सीमा परत के ऊपरी भाग को शामिल कर सकते हैं। एक तो पूरी की पूरी तो सियाल परत हो गई, और इसके बाद में सीमा का जो ऊपरी भाग है वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हम इस देख लिए। और इसके बाद में जो दूसरी बताई उन्होंने वो बताई सबस्ट्रेटम। इसमें सीमा का निचला भाग शामिल किया जाता है, सीमा का निचला भाग इसमें शामिल किया जाता है। तो होम्स के अकॉर्डिंग दो परतें हैं,
क्रस्ट एंड सबस्ट्रेटम। क्रस्ट में इंक्लूड किया सियाल पूरी की पूरी और सीमा का ऊपरी भाग, और अधस्तर में सबस्ट्रेटम, सीमा का जो निचला भाग है वो सबस्ट्रेटम में शामिल किया गया है। किसने? होम्स ने। ठीक है, तो ये होम्स के अकॉर्डिंग हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वहीं अगर मैं बात करूं जेफरीज की, तो जेफरीज का मत यहाँ पर क्या कहता है कि जेफरीज ने चट्टानों के प्रकार के आधार पर पृथ्वी में 4 परतों की उपस्थिति मानी है। चट्टानों के प्रकार के आधार पर कितनी परतें? 4 परतों की उपस्थिति मानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो अवसादी चट्टानों की परत। अवसादी चट्टानों की परत जो है वो सबसे ऊपरी परत होती है। दूसरी उन्होंने बताई ग्रेनाइट चट्टानों की परत। ग्रेनाइट चट्टानों की जो परत बताई वो अवसादी परत के नीचे की स्थित होती है। तीसरी बताई उन्होंने मध्यवर्ती परत। ये जो मध्यवर्ती परत बताई उन्होंने वो ग्रेनाइट परत के नीचे स्थित होती है, जिसमें टेकीलाइट और डायोराइट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। 3 परत हो गई, और चौथी परत है यहाँ पर केंद्रीय या आंतरिक परत। केंद्रीय या आंतरिक परत, इसमें पेरिडोटाइट, डोनाइट, ओलोजाइट जैसी चट्टानें पाई जाती है। मतलब इन्होंने चट्टानों के आधार पर 4 परतें बताई है, 1, 2, 3 और 4। पहली जो परत उन्होंने बताई वो अवसादी चट्टानों की परत बताई, अवसादी चट्टानों की परत जो कि सबसे ऊपरी है। दूसरी परत जो उन्होंने बताई वो बताई ग्रेनाइट चट्टानों की परत, ग्रेनाइट चट्टानों की परत। तीसरी ये उन्होंने बताई है मध्यवर्ती परत, जिसमें टेकीलाइट और डायोराइट जैसी चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट वाली जो अंदर की बताई उन्होंने वो बताई केंद्रीय या आंतरिक परत, जिसमें पेरिडोटाइट हो गया, डोनाइट हो गया, ओलोजाइट हो गया, इस तरह की चट्टानों की उपस्थिति उन्होंने बताई है। तो ये 4 परतें बताई हैं किसने? जेफरीज ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेली की। डेली का मत यहाँ पर हम देखते हैं। डेली ने पृथ्वी में 4 परतों की उपस्थिति मानी है। जेफरीज ने भी 4 परतों की उपस्थिति मानी है और डेली ने भी 4 परतों की उपस्थिति मानी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। जेफरीज ने भी कितनी मानी है? जेफरीज ने भी 4 मानी है। होम्स ने यहाँ पर कितनी मानी है? होम्स ने यहाँ पर 2 मानी है। और स्वेश जो है उन्होंने कितनी मानी है? 3 परतें मानी है। ठीक है, डेली ने जो 4 परतों की उपस्थिति मानी है वो परतों के बारे हम देखते हैं। पहली जो परत उन्होंने कही उसे नाम दिया गया लिथोस्फेयर। क्या नाम दिया गया? लिथोस्फेयर। इसकी गहराई उन्होंने बताई 80 किलोमीटर की। लिथोस्फेयर की गहराई कितनी बताई? 80 किलोमीटर की। उसके बाद में जो सेकंड परत उन्होंने बताई उस परत को कहा जाता है दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फेयर। इस परत की गहराई उन्होंने बताई 400 किलोमीटर की गहराई तक, 400 किलोमीटर की गहराई तक। थर्ड जो परत उन्होंने बताई वो बताई मेसोस्फेयर। इस परत की गहराई उन्होंने बताई 2900 किलोमीटर। और नेक्स्ट है, लास्ट है, वो सेंट्रोस्फेयर बताई थी डेली ने, जिसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक की गहराई तक है। ओके, नेक्स्ट। तो डेली के अकॉर्डिंग 4 हो गई। वहीं हम बात करते हैं वांडर ग्राट का जो मत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वांडर ग्राट की बात करते हैं। तो वांडर ग्राट ने सिलिकेट पदार्थ और धातुओं के वितरण के आधार पर, किसके आधार पर? सिलिकेट पदार्थ, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है। सिलिकेट पदार्थ और धातुओं के वितरण के आधार पर पृथ्वी में 4 परतों की उपस्थिति बताई है। तो यहाँ से भी पूछ सकता है वांडर ग्राट के अकॉर्डिंग पृथ्वी में कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं। सबसे पहली जो परत उन्होंने बताई वो बताई बाह्य सियाल। कौन सी बताई? बाह्य सियाल। एक मिनट। बाह्य सियाल, जिसे हम कह सकते हैं आउटर सियाल उन्होंने नाम दिया, या क्रस्ट, जिसकी औसत मोटाई की यहाँ पर बात की गई तो वो कितनी की गई? 60 किलोमीटर की। वांडर ग्राट के अकॉर्डिंग जो आउटर सियाल है उसकी मोटाई कितनी मिलेगी? 60 किलोमीटर मिलेगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आउटर सियाल की जो मोटाई है वो महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा है, जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कम आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर के नीचे इसकी मोटाई 20 किलोमीटर मिलेगी।
ठीक है। और प्रशांत महासागर के नीचे तो ये आउटर सियाल अनुपस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रशांत के नीचे इसकी मोटाई कितनी है, 20 अटलांटिक के नीचे 20 किलोमीटर, और प्रशांत के नीचे ये क्या है, अनुपस्थित हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो है आउटर सियाल में सिलिका, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जैसे सिलिकेट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वांडरग्राट। और घनत्व की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो वो बात की जाती है 2.75 से लेकर के 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ स्थानों पर 3 से भी अधिक हमें घनत्व देखने को मिलता है वांडरग्राट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो परत बताई वांडरग्राट ने वो बताई आंतरिक सियाल। एक तो हो गई आउटर सियाल जिसकी मोटाई कितनी थी, 80 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पर इसकी गहराई की बात की जा रही है 1200 किलोमीटर की, 1200 किलोमीटर की गहराई तक। और टोटल मोटाई की अगर बात की जाए तो वो कितनी मिलेगी, 1140 किलोमीटर। ठीक है, मोटाई की देखो बात की जाए, ये तो हो गई टोटल गहराई। ठीक है, जो कितनी है 1200 किलोमीटर। और मोटाई की बात की जाती है 1140 यहाँ तक तो हो गया 80, और उसके बाद का हो गया 1200। तो 1200 में से 80 निकाल देंगे तो कितना बचा, 1200 में से 80 निकाल देंगे तो 1120 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वांडरग्राट ने टोटल मोटाई कितनी बताई है, 1140 किलोमीटर की बताई है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो निचली सियाल है उसमें सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के तत्व पाए जाते हैं। वहाँ पर कौन से तत्व थे आउटर सियाल में, सिलिका, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जैसे सिलिकेट पाए जाते हैं। और यहाँ पर सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के तत्व पाए जाते हैं। घनत्व कितना बताया वांडरग्राट ने निचली सियाल का, 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड जो बताई उन्होंने वो बताई सिलिकेट धातु मिश्रित परत, या फिर हम इसे कह सकते हैं सिलिकेट व धातुओं की मिश्रित परत। सिलिकेट भी मिलेंगे और कुछ धातुएं भी मिलेंगी, इनकी मिश्रित जो परत होगी वो बताइए, जिसे हम कह सकते हैं हम क्या वांडरग्राट ने कहा है पैलासाइट परत, जिन्होंने वांडरग्राट ने कहा है। तो गहराई की अगर मैं बात करूं तो 1200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई वांडरग्राट ने इस परत की बताई है, जिसकी टोटल मोटाई की अगर बात की जाए तो 1700 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई देखने को मिलते हैं। इस सिलिकेट धातु मिश्रित परत में सिलिका, मैग्नीशियम, लोहे और निकल जैसे तत्व पाए जाते हैं। घनत्व की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो 4.75 से लेकर के 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक बताया है किन्होंने, वांडरग्राट ने। इसके अलावा चौथे नंबर की जो परत बताई उन्होंने वो बताई धात्विक केंद्र या कोर, जिसे वांडरग्राट ने नाम दिया है। कोर की यहाँ पर जो गहराई बताई गई है वो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक बताई गई है, मतलब 6371 किलोमीटर। इसमें निकल और लोहे जैसी धातुएं पाई जाती है। इस परत में पृथ्वी के केंद्र पर घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 11 तक हो जाता है अकॉर्डिंग टू वांडरग्राट। अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो मैं, आप लोग देखना यहाँ पर, ये हो गई एक परत, इसके अलावा ये हो गई दूसरी परत, ये हो गई तीसरी परत वांडरग्राट के अकॉर्डिंग, और ये है लास्ट वाली, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई ये। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो परत बताई है उन्होंने वो तो हो गई आउटर सियाल वांडरग्राट के अकॉर्डिंग। कौन सी हो गई, आउटर सियाल। आउटर सियाल, ओके। इसके नीचे वाली जो परत है वो बताई उन्होंने निचली सियाल। ठीक है, निचली सियाल। और थर्ड नंबर की उन्होंने बताई वो बताई है, ये रही पैलासाइट जो परत उन्होंने नाम दिया है जिसे। और चौथे नंबर की जो है वो ये है कोर। ठीक है, ये 4 परतें बताई।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये अलग अलग मत हो गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब जो आंतरिक संरचना का आधुनिक मत है जो सर्वमान्य है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी। कलर चेंज, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी में कितनी संकेंद्रीय परतें पाई जाती है? सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, 3 संकेंद्रीय परतें यहाँ पर पाई जाती है। और पहली जो परत यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है क्रस्ट, जिसे हम भूपटल भी कह देते हैं या भूपर्पटी भी हम कह देते हैं या जिसे हम पपड़ी भी कह देते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे क्रस्ट। क्या कहेंगे? क्रस्ट हम कह देंगे, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात यह है पृथ्वी की एक मिनट, यह है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। सबसे पहली बात तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित बताई गई। औसत मोटाई 30 किलोमीटर, सबसे पहली बात। महाद्वीपीय भागों में इसकी औसत मोटाई 40 किलोमीटर तक बताई गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी जो मोटाई बताई गई है वो 70 किलोमीटर बताई गई। यहाँ पर 70 लिख देना आप, 70, 17 नहीं है, 70 किलोमीटर या उससे अधिक बताई गई है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 70 किलोमीटर। और महासागरों की इसके नीचे जो मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर की बताई गई है, ठीक है। महाद्वीपीय जो क्रस्ट होती है वो मोटी और खंडित होती है, टूटी हुई होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट हम देखते हैं कि यहाँ से नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पर साउथ अमेरिका हो गया, बीच में से टूट गई और ये महासागर बन गया। उसके बाद में यूरोप यहाँ पर बन गया, एशिया यहाँ पर बन गया, अफ्रीका यहाँ पर बन गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बन गया। इस तरह से टूटी हुई है, ठीक है। इसे हम सियाल कह सकते हैं, ठीक है। महासागरीय जो क्रस्ट है वो पतली है और अखंडित है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, महासागरीय जो परत है वो पतली है और क्या है? अखंडित है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, एक मिनट रुकना आप लोग। महासागरीय क्रस्ट, हाँ, महासागरीय जो क्रस्ट है वो अखंडित पाई जाएगी। यहाँ पर लिखना अखंडित। और महाद्वीपीय क्रस्ट खंडित आपको देखने को मिलेगी। महासागरीय क्रस्ट को हम सीमा भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संरचना की, क्रस्ट की संरचना की बात करते हैं। तो क्रस्ट जो है वो उसका जो 5 से 10 किलोमीटर का जो गहराई है वो बना हुआ है अवसादी चट्टानों का। और उसके बाद में 10 से 20 किलोमीटर की जो गहराई पर हमें इसमें चट्टानें मिलती है वो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। ध्यान रखना, महासागरीय क्रस्ट में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें महासागरीय क्रस्ट में अनुपस्थित होती है। ये ध्यान रखना, महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानें अनुपस्थित होती है। वहीं बात करें बेसाल्टिक चट्टानों की, तो बेसाल्टिक चट्टानों की जो मोटाई है इस क्रस्ट में वो 20 से 30 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। और महासागरीय क्रस्ट में प्रमुख रूप से जो पाई जाती है चट्टानें वो पाई जाती है बेसाल्टिक चट्टानें, ठीक है। यहाँ पर हमें एक असंबद्धता देखने को मिलती है, कोनार्ड असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता देखने को मिलती है? कोनार्ड असंबद्धता। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के बीच पाया जाने वाला जो संबंध है वो असंबद्धता, इस कोनार्ड असंबद्धता से ही देखा जाता है। इसके कोनार्ड असंबद्धता के आधार पर क्रस्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी जो क्रस्ट है वो अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हुई है, ठीक है। और निचली जो क्रस्ट है वो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित हुई है। ये तो आपको मिलती है महाद्वीपीय क्षेत्रों में, महाद्वीपीय क्षेत्रों में। और बेसाल्टिक जो चट्टान आपको क्रस्ट मिलती है वो मिलती है महासागरीय क्रस्ट, ध्यान रखिएगा। और महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच में जो अलगाव क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोनार्ड है संबंध। जैसे मान लो ये है क्रस्ट, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये तो हो गई ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और ये हो गई
निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ठीक है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में ये जो क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये वाली जो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस डिसकॉन्टिन्यूटी को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? कोनार्ड, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? कोनार्ड ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोनार्ड असंबद्धता। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कोनार्ड असंबद्धता कौन कौन सी परतों के बीच में पाई जाती है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता देखने को मिलेगी? कोनार्ड असंबद्धता। नेक्स्ट बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व जो मिलेगा क्रस्ट का वो 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। यही ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। 2.7 से 2.9 ग्राम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कुछ स्थानों पर यह बढ़कर कितना हो जाता है? 3 तक हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो बदलती है। यहाँ पर कैसे बदलती है? और भूकंपीय तरंगों की जब गति बदलती है और जहाँ पर ये गति बदलती है उस जगह को नाम दिया गया है कोनार्ड असंबद्धता। और उसके बाद में भी ये थोड़ी बहुत और ज़्यादा चेंज होती है। जैसे पी तरंगों की गति अगर हम बात करें तो क्रस्ट की गहराई के साथ ये गति क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि गहराई के साथ साथ घनत्व भी क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है पी तरंगों की गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, घनत्व जितना ज़्यादा होगा पी तरंगों की गति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्रस्ट में गहराई के साथ गति बढ़ती है पी तरंगों की, क्योंकि घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। ऊपरी क्रस्ट में अगर गति की बात की जाए पी तरंगों की तो वो आपको मिलेगी 6 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और नीचे क्लस्ट में अगर गति की बात करें तो 8.1 किलोमीटर की पर सेकंड की रफ्तार से। तो जहाँ पर ये 6 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर की गति होती है ना, ये कंटिन्यूसली 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये निचली क्रस्ट में एंटर करती है अब स्पीड कितनी हो जाती है? 8.1 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो इसके बीच में असंबद्धता मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया कोनार्ड असंबद्धता, संबद्धता। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही ये पी तरंगे निचली क्रस्ट से निकल करके मेंटल में एंटर करती है उनकी गति जो है वो घट जाती है। उनकी गति क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि इसका घनत्व जो ज़्यादा होगा, मेंटल का घनत्व तो ज़्यादा होगा, बट इसका जो ये पार्ट है ना, जैसे ये मेंटल में एंटर करती है तो इसका जो पार्ट है वो सेमी लिक्विड हो जाता है। मतलब ठोस अवस्था से वो सेमी लिक्विड, ठोस अवस्था से वो बाहर चला जाता है, मतलब वो आधा लिक्विड हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पी वेव्स की गति होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में और उससे कम होती है गैस में। तो यहाँ पर देखना, ये इस पार्ट में जब एंटर करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। तो जैसे ही निचली क्रस्ट से निकल करके पी वेव्स मेंटल में एंटर करती है, गति क्या हो जाती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घट जाती है। ठीक है, यह जो परिवर्तन होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच, इसे हम कहते हैं मोहोरोविसिक असंबद्धता। ये जो परिवर्तन होता है वो मोहो असंबद्धता के कारण ही होता है। तो ध्यान रखना, क्रस्ट व मेंटल के बीच में, क्रस्ट व मेंटल के बीच में जो असंबद्धता हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? मोहो असंबद्धता देखने को मिलती है। ठीक है, यह असंबद्धता 30 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना, ये जो मोहो असंबद्धता की बात की गई है, ये मोहो असंबद्धता कितने किलोमीटर की गहराई पर देखने को मिलती है? वो मिलती है 30 किलोमीटर की गहराई के कारण। ठीक है, निचले क्रस्ट के आधार पर। ठीक है, मोहो असंबद्धता। ठीक है, तो पहली परत यहाँ पर बात हो गई है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं मेंटल की। मेंटल की जिसे हम कहते हैं प्रावार या अनुपटल भी हम इसे कह सकते हैं। फर्स्ट परत के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं मेंटल के बारे में।
मेंटल जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दूसरी परत है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मोहो असंबद्धता से शुरुआत होती है, अर्थात 30 किलोमीटर की गहराई से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है इसकी गहराई? 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक ये फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, पृथ्वी का जो अधिकांश द्रव्यमान है या फिर इसका जो आयतन है वो सबसे ज़्यादा कौन से परत में देखने को मिलता है? मेंटल में देखने को मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा पृथ्वी का द्रव्यमान और आयतन कौन सी परत घेरे हुए हैं? मेंटल परत घेरे हुए हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना और भाग की। मेंटल और पृथ्वी की संरचना। मेंटल और पृथ्वी की संरचना में अगर हम देखें तो अंडे की संरचना से अगर हम इसकी तुलना करते हैं, अंडे की संरचना से अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जा सकता है। अगर हम इसकी अंडे से तुलना करें तो मेंटल को क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ हम इसे कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, मेंटल के ऊपरी भाग में मोहोरोविसिक असंबद्धता के नीचे भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक से क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। इस क्षेत्र को निम्न गति का मंडल कहता है। जैसे ही ये गति कम होगी पी वेव्स की, इसीलिए इस मंडल को हम क्या कहते हैं? निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें पी वेव्स की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर हम इसे कह सकते हैं लो वेलोसिटी जोन या प्लास्टिक दुर्बलता मंडल हम इसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेंटल के जो उपभाग हैं, मतलब मेंटल को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने क्रस्ट को किया था ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, जैसे ही हम मेंटल को भी कर सकते हैं ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल की अगर मैं बात करूं तो इसकी गहराई हमें देखने को मिलती है 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। कितनी गहराई इसकी देखने को मिलती है? 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर तक का जो भाग होता है वो निम्न गति का मंडल होता है, या प्लास्टिक या दुर्बलता मंडल हम इसे कह सकते हैं। प्लास्टिक दुर्बलता मंडल हम इसे कह सकते हैं। तो 200 से लेकर के 700 किलोमीटर का जो भाग है वो ठोस दुर्बलता मंडल कहलाता है। कौन सा मंडल कहलाता है? ठोस दुर्बलता मंडल कहलाता है। 700 किलोमीटर की गहराई पर यहाँ पर एक असंबद्धता और पाई जाती है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, जिसे हम कहते हैं रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपिटी असंबद्धता। जैसे मान लो ये हो गई क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। उसके बाद में यहाँ तक ये हो गया मेंटल। मेंटल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और कोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपरी को बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ये तो हो गई ऊपरी क्रस्ट और ये हो गई निचली क्रस्ट। इन दोनों के बीच में मिलेगी हमें कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट और ये ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में हमें कौन सी देखने को मिली? मोहो। ठीक है, जहाँ से मेंटल की शुरुआत होती है। और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इन दोनों के बीच में हमें जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी रैपिटी। कौन सी मिलेगी? रैपिटी। रैपिटी असंबद्धता। ओके, ऐसे बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो असंबद्धता हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? रैपिटी असंबद्धता देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं हम निचले मेंटल की, जिसे हम मध्य मंडल या ठोस मंडल भी कह देते हैं। गहराई की बात की जाए तो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई इसकी देखने को मिलती है। इसमें जो वह संवहन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहनीय तरंगे यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, अतः इसे ताप संवहन परत भी हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निचले मेंटल को हम ताप संवहन परत भी कह देते हैं। यह जो क्षेत्र होता है वो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा और प्लेट विवर्तनिकी को प्रभावित करता है। ऊष्मा पृथ्वी के अंदर जो है वो इससे प्रभावित होती है, इसमें प्रभावित होती है, और प्लेट विवर्तनिकी की जो इवेंट्स होते हैं वो इसी परत के कारण देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, विशेष क्षेत्र यहाँ पर भी पाया जाता है 400 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई पर। मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात हो रही है ऊपरी मेंटल की। ऊपरी मेंटल की यहाँ पर बात की जाएगी तो ऊपरी मेंटल में एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम गोलित्सिन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलित्सिन परत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोलित्सिन परत का
पृथ्वी की कौन सी परत से संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी मेंटल से, या फिर मैं कहूँ मेंटल से। ठीक है। इसके अलावा 2700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर एक जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं डी परत। 2700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर, 2700 से एक मिनट रुकिएगा, गोलित्सिन परत, गोलित्सिन परत हो गई 400 से 700 और 2700 से 2900, मतलब ये बात की जा रही है यहाँ पर निचले मेंटल की, निचला मेंटल। और निचले मेंटल में 2700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं डी परत या डी लेयर, हम इसे कह सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर भौतिक और भूकंपीय गुणों की, ठीक है, मेंटल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा। घनत्व जो है वो मेंटल का गहराई के साथ साथ घनत्व बढ़ता जाता है। ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है 3 से लेकर के 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और निचले मेंटल का जो घनत्व मिलेगा वो 3.9 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें को देखने को मिलेगा। वहीं पर बात की जाए भूकंपीय तरंगों की गति, तो पी तरंगों की जो गति है वो ऊपरी मेंटल के निम्न गति के मंडल में कम हो जाती है और निचले मेंटल में गति बढ़ जाती है। ऊपरी मेंटल के निम्न गति के मंडल में गति कम हो जाती है और निचले मेंटल में गति बढ़ती जाती है, और मेंटल के निचले आधार पर ये जो है वो 10 से 11 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। बात की जाए यहाँ पर एस तरंगों की गति, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल और कोर के बीच एस तरंगे समाप्त हो जाती है। ठीक है। पी तरंगों की गति में भी यहाँ पर क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गया, और ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। ठीक है, क्रस्ट में चलेगी एस, मेंटल में चलेगी एस, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगी, मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे ही एस तरंगे यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, ये वाला पार्ट लिक्विड अवस्था में है। किस अवस्था में है? लिक्विड, द्रव अवस्था में है। ओके, और हमने देखा है, पढ़ा है कि एस तरंगे द्रव में गायब हो जाती है। ठीक है, तो पी तरंगों की जो स्पीड है उसमें तो कमी आएगी, बट जो एस तरंगे हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह जो परिवर्तन है, मतलब जहाँ से एस तरंगे समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, उस जगह में जो ये परिवर्तन देखने को मिलता है वो गुटेनबर्ग विचर्ड ओल्डहम असंबद्धता के कारण देखने को मिलता है। कौन सी असंबद्धता? गुटेनबर्ग विचर्ड ओल्डहम असंबद्धता। यहाँ पर जो पी वेव्स हैं वो उनकी जो स्पीड है वो तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और एस वेव जो है वो क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अन्य विशेषताओं की बात करें तो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल की गहराई हमें देखने को मिलेगी 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। ठोस दुर्बलता मंडल जो है वो 200 से 700 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। मेंटल में संवहन धारा प्लेटों की गति और टेक्टोनिक गतिविधियों का मुख्य कारण है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। सारांश अगर यहाँ पर देखें तो मेंटल जो है पृथ्वी की संरचना का सबसे बड़ा भाग है, जो ऊष्मा और प्लेटों की गतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परत पृथ्वी की गतिशीलता को नियंत्रित करती है और इसकी गहराई के साथ विभिन्न असंबद्ध द्वारा ये विभाजित होती है, विभिन्न असंबद्धताओं द्वारा ये विभाजित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर की। कोर की यहाँ पर बात करते हैं। देखो, इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ मैं, ये कलर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ये
परतें हो गई 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं गहराई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर गहराई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घनत्व। ठीक है, गहराई की अगर मैं बात करूँ तो 30 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक, इसको हम कहेंगे निम्न गति का मंडल। निम्न गति, निम्न गति, या जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक दुर्बलता, प्लास्टिक दुर्बलता। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं 200 से लेकर के 700 तक, 200 से लेकर के 700 तक, तो इसको हम कहेंगे ठोस दुर्बलता, ठोस दुर्बलता, ठोस दुर्बलता मंडल। यहाँ पर 400 से लेकर के 700 तक जो मिलेगा वो गौलित सन हो गया, गौलित सन। ठीक है, बात करें 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक, तो इसे हम कहेंगे मध्य मंडल, मध्य मंडल या ठोस मंडल, ठोस मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये डी जो लेयर है वो 2700 से लेकर के 2900 तक मिलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी लेयर। बात की जाए यहाँ पर, तो जहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी, वहाँ तो आपको मिलेगा घनत्व 3.0। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही हम 700 किलोमीटर की गहराई पर आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे ही हम डी लेयर के बाद में यहाँ पर जाएंगे आउटर कोर के पास, तो यहाँ पर घनत्व मिलेगा 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें यहाँ पर घनत्व देखने को मिलेगा। ठीक है, मोहो असंबद्धता से अलग होता है क्रस्ट और मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल 700 किलोमीटर की गहराई पर जो अलग होगा वो होगा रेपिटी असंबद्धता से, और जो गुटेनबर्ग असंबद्धता से है वो मेंटल और कोर अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कोर की बात करते हैं। यहाँ पर कोर की, कोर पृथ्वी की सबसे गहरी परत है। सबसे पहली बात तो जो 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, जिसमें संरचना और अवस्था की अगर मैं बात करूं, तो ये कोर जो है वो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में देखने को मिलती है। ओल्ड हम यहाँ पर एक नाम आता है, ओल्ड हमने कोर को द्रव अवस्था में बताया है, और लेहमैन ने बताया है कि जो 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई है, वहाँ तक तो जो कोर है वो द्रव अवस्था में है, और उसके बाद का जो 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक है, वो कोर कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। लेहमन एक असंबद्धता यहाँ आती है जिसे हम कहते हैं बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो यहाँ पर देखने को मिलेगी वो हमें कौन सी असंबद्धता देखने को मिलेगी? लेहमन असंबद्धता देखने को मिलेगी। मतलब 5150 किलोमीटर की गहराई पर द्रव और ठोस माध्यम के बीच का जो संबंध है वो लेहमन असंबद्धता कहलाता है। बाह्य कोर जो है वो लिक्विड है, आंतरिक कोर जो है वो ठोस है। तो इन दोनों के बीच में ये जो असंबद्धता देखने को मिलेगी, इसी असंबद्धता को लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। इसकी खोज लेहमन ने की थी, ध्यान रखना। बात करें हम यहाँ पर घनत्व और भूकंपीय तरंगों की, तो कोर का घनत्व गहराई के साथ बढ़ता है, ये ध्यान रखना। केंद्रीय भाग में ये जो घनत्व है 13.6 तक पहुँच जाता है, और भूकंपीय तरंगों की गति जो है वो केंद्रीय कोर में 11.23 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है, 11.23 किलोमीटर तक। बात करें यहाँ पर महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के निर्माण की, देखो मेन बात जो थी वो कोर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कोर के बारे में हम केवल इतना ध्यान होना चाहिए कि भूकंपीय तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर हो गई, घनत्व हो गया 13.6 तक, गहराई हो गई इसकी 2900 से लेकर के, कोर की 2900 से लेकर के
और 6371। 2900 के बाद में 5150 जो है वो तो है, यहाँ तक जो है वो है आउटर कोर, और 5150 से लेकर के वो है इनर कोर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आउटर कोर जो है वो है लिक्विड अवस्था में, इनर कोर जो है वो है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से सुनना इसके बारे में। एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर शेप वगैरह शेप नहीं, यहाँ शेप नहीं है। चलिए मैं बनाता ही हूँ। ऐसे तो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, एक मिनट, वैसे ही बनाता हूँ थोड़ा सा। ऐसे ही बनाता हूँ। ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये तो हो गई क्रस्ट। क्रस्ट को हम लिखते हैं यहाँ तक। क्रस्ट की जो गहराई हमें देखने को मिली थी वो कितनी मिली थी? 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद में जो परत है वो है मेंटल। मेंटल की जो गहराई हमें देखने को मिली थी वो मिली थी 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। यहाँ पर अब क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, या फिर मैं कहूँ बाह्य क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट ही कहते हैं। चलिए एक मिनट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ये ऊपरी क्रस्ट और ये निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ठीक है, मेंटल को भी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो 80 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक है। 700 किलोमीटर की गहराई तक, 700 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, ये हो गया ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये है निचला मेंटल। ठीक है, और कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। ये तो है बाह्य कोर, बाह्य कोर जो कि है लिक्विड अवस्था में, और ये है आंतरिक कोर, और ये है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, मेन बात ये हो गई। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता यहाँ पर देखने को मिलती है, उस असंबद्धता को यहाँ पर कहा गया है कौन सी? कोनार्ड, कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, और निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहाँ पर जो हमें असंबद्धता देखने को मिलती है वो मिलती है मोहो असंबद्धता। ठीक है, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो हमें असंबद्धता देखने को मिलती है वो हमें मिलती है रेपेटी,
रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है असंबद्धता, उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग विचर्ड असंबद्धता। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में यहाँ पर जो असंबद्धता देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है लेहमन असंबद्धता। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। 30 किलोमीटर, एक मिनट, 30 किलोमीटर थोड़ा था, एक मिनट, औसत मोटाई है इसकी। ठीक है, 30 किलोमीटर, 80 किलोमीटर नहीं है यहाँ पर, 30 किलोमीटर औसत मोटाई हम यहाँ पर लिखते हैं। 30 किलोमीटर, ये 80 नहीं है यार, 30 है, 30। यहाँ पर मुझे डाउट था ये, एक मिनट, 30 किलोमीटर की गहराई। ठीक है, 30 किलोमीटर तक तो क्रस्ट मिलेगी, 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल मिलेगा, और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक हमें कोर देखने को मिलेगा। क्रस्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। मेंटल को भी दो पार्ट में किया गया, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। कोर को भी दो पार्ट में किया गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर लिक्विड, आंतरिक कोर सॉलिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, घनत्व यहाँ पर जैसे जैसे हम गहराई पर जा रहे हैं घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर बचा हुआ जो पार्ट है वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के निर्माण की अगर बात की जाए तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ज़्यादा पुरानी है, और कौन से काल की है, आर्कियन काल की मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, पुरानी क्रस्ट है महाद्वीपीय क्रस्ट। और महासागरीय क्रस्ट की बात की जाए तो महासागरीय क्रस्ट कैसी है, नई क्रस्ट है, और जुरासिक काल और उसके बाद में ये बनी हुई मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, आर्कियन काल की मानी जाती है महाद्वीपीय क्रस्ट, और जुरासिक और उसके बाद की मानी जाती है महासागरीय क्रस्ट। यहाँ पर एक टर्म आता है आप लोगों के सामने जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लिथोस्फीयर में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर जो है वो पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग है, जो कि किससे बना हुआ आता है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से से। क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से से, सिंपली ध्यान रखना, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। मतलब मेंटल को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, ऐसा जैसे ये ऊपरी मेंटल हो गया और ये निचला मेंटल हो गया, या बाह्य या निचला मेंटल, तो इस ऊपरी मेंटल का भी ऊपरा जो पार्ट है, ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना, ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट क्या कहलाएगा, स्थल मंडल कहलाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। मोटाई की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी जो मोटाई है वो औसत मोटाई कितनी देखने को मिलेगी, 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल की मोटाई देखने को मिलेगी। ठीक है, संरचना की अगर मैं बात करूं तो महाद्वीपीय स्थल मंडल जो है इसमें 40% हिस्सा तो क्रस्ट का होता है और 60% हिस्सा मेंटल का होता है। वहीं महासागरीय स्थल मंडल की बात की जाए तो 10% हिस्सा तो क्रस्ट का होगा, क्योंकि क्रस्ट का जो ज़्यादातर पार्ट है वो महासागरीय गहराइयों में ही चला जाता है। तो 10% हिस्सा तो होगा क्रस्ट का और 90% हिस्सा होगा मेंटल का। जैसे मान लो ये है क्रस्ट के बारे में, स्थल मंडल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया क्रस्ट और मेंटल को हमने डिवाइड किया थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया।
चलिए ये हमने डिवाइड किया इसको, ये तो हो गया मेंटल, ऊपर मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट। ठीक है, तो जब हम महाद्वीपीय स्थलमंडल की बात करते हैं, ये महाद्वीपीय है और ये महासागरीय है। ठीक है, तो महाद्वीपीय स्थलमंडल का 40% हिस्सा तो है क्रस्ट का और 60% हिस्सा है मेंटल का। और वहीं अगर मैं बात करूं महासागरीय स्थलमंडल की, तो इसमें 10% हिस्सा तो है महाद्वीपीय और बाकी 90% है कौन सा, मेंटल का। जो क्रस्ट का हिस्सा है वो 10% है और 90% मेंटल का हिस्सा है। ठीक है, सारांश यहाँ पर से क्या निकलता है कि कोर और स्थलमंडल पृथ्वी की संरचना के महत्वपूर्ण भाग है। कोर का द्रव और ठोस भाग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय तरंगे के व्यवहार को प्रभावित करता है। वहीं स्थलमंडल पृथ्वी के बाहरी ठोस भाग को दर्शाता है, जो भूगर्भीय और टेक्टोनिक गतिविधियों का मुख्य आधार है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके बारे में हमने मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं उसके बारे में हमने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। और तब तक अगले, या फिर मैं कहूँ तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो अपलोड करते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये भी अपना काम कर सके औरों के पास जा कर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।